बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट हैं नेशनल सिक्योरिटी के मोईद यूसुफ, उनकी जानिब से एक दावा किया गया और उस दावे के ऊपर मैं ये वीलॉग करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान ऐसा लगता है कि हमेशा भारत के साथ हमारी जो पॉलिटिकल एलीट रही है वो भारत की मिन्नतें ही ऐसा लगता है करती रही है डायलॉग्स के लिए, मुज़ाकरात के लिए। पाकिस्तान की फ़ौज ने तो हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को। कारगिल में भी गले से पकड़ लिया था, बहुत सारी और जगहों पे भी भारत को नाको चने चबवाए हैं। और अभी आपको याद है 2019 में उनके 2 जहाज़ गिराए, अभिनंदन को चपेड़े भी मारी, चाय भी पिलाई। तो पाकिस्तानी फ़ौज का रद्द-ए-अमल बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा स्विफ्ट होता है, लेकिन हम सियासी मैदान में हमेशा ऐसा लगता है कि शिकस्त खा जाते हैं। और एक मरतबा फिर ऐसा ही लग रहा है कि मोईद यूसुफ ने हमें शर्मिंदा करवाया है। बाकी तो इंटरव्यू सारा ठीक है, बातचीत भी ठीक है, लेकिन उन्होंने इस इंटरव्यू में एक दावा किया। उन्होंने ये दावा किया कि भारत मुज़ाकरात करने का ख्वाहिशमंद है। करण थापड़ को इन्होंने इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में मोईद यूसुफ ने कहा कि भारत मुज़ाकरात करने का ख्वाहिशमंद है, लेकिन हमारी 5 शराइत होंगी। 5 तो उन्होंने यहाँ बताई, 1-2 शराइत और भी हैं, वो भी उन्होंने बोला बीच में। उस शराइत में आपके सामने रख देता हूँ कि पाकिस्तान की मुज़ाकरात की सूरत में क्या शराइत होंगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। और भारत का रिएक्शन जो उसके ऊपर आया वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि भारत के मामले के अंदर हमें बहुत फूंक फूंक के कदम रखने पड़ते हैं। हमें देखना पड़ता है कि हम क्या कह रहे हैं और भारत क्या कह रहा है, क्योंकि हमारी एक बहुत पुरानी दुश्मनी है। इनके साथ जंगें भी हो चुकी हैं और कश्मीर के ऊपर वो नाजायज़ काबिज भी हैं। वहाँ पे उन्होंने काबिज फौज बिठा रखी है, रोज़ाना वो जुल्म करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांग सकते, भारत से मांगनी भी नहीं चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब इससे पहले 31 अगस्त 2019 को कह चुके हैं कि डायलॉग्स के लिए दरवाजे खुले हैं। फिर भारत ने शर्मिंदा किया तो उसके बाद उन्होंने कहा जी अब भारत के साथ डायलॉग नहीं होंगे। फिर पाकिस्तान भी अड़ गया पहली मरतबा कि अब अगर भारत के साथ डायलॉग का मामला है तो ऐसे डायलॉग नहीं होंगे, हम डायलॉग नहीं करेंगे। ये सूरत हाल ही ऐसी नहीं है जिसमें डायलॉग हो सके। तजारत भी बंद की, डायलॉग भी बंद किया। तो भारत को पहली मरतबा पाकिस्तान ने उनकी जबान के अंदर पॉलिटिकल लेवल के ऊपर जवाब दिया। अब मोईद यूसुफ ने जो शराइत बयान की पाकिस्तान की जानिब से, जो 5 शराइत उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि भारत को माननी पड़ेगी अगर वो मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद है तो। और फिर उन्होंने क्लेम किया कि भारत मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद है। भारत कश्मीर से गिरफ्तार किए गए तमाम सियासी कैदियों को रिहा करे, पहली शर्त। कश्मीर में जब भारत ने 5 अगस्त को और ख़त्म किया 370 को और 35A को कश्मीरियों का हक छीन लिया और जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का उसको ख़त्म किया, तो बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों ने एहतजाज किया। उन लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। बहुत सारे लोग हाउस अरेस्टेड, बहुत सारों को वैसे गिरफ्तार किया गया है और कई लोगों को गायब कर दिया गया है। और बहुत सारे जो आम वर्कर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनका पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ है। तो भारत ने बहुत जुल्म किया है, सैकड़ों हज़ारों लोगों को कैद कर लिया है। और जो पॉलिटिकल लोग हैं, बड़े बड़े मेन लोग हैं, वो भी सारे के सारे आज़ाद नहीं हैं। तो पहली शर्त पाकिस्तान ने ये रखी कि भारत कश्मीर से गिरफ्तार किए गए तमाम सियासी कैदियों को फौरी तौर पर रिहा करे, पहली शर्त। दूसरी, वहां गैर इंसानी नाकाबंदियां और पाबंदियां खत्म करें। यानी जगह जगह पे नाकाबंदियां हैं और पाबंदियां लगाई गई हैं, शहरियों से उनके हकूक छीन लिए गए हैं, लोग आज़ादी से मूव नहीं कर सकते। ये बड़ा छोटा मुतालबा है। हमें तो मुतालबा ये रखना चाहिए कि वहां से फौरी तौर पे भारत अपनी फौज को निकाले मकबूजा कश्मीर से। वो जो उसने 10 लाख के करीब फौज वहां पे जमा की हुई है और कश्मीरियों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा है, वो काबिज फौज को उस खित्ते से निकाले। जो इजाफी फौजी वहां पे उन्होंने तैनात किए हैं, पुलिस वहां पे मौजूद रहे, लेकिन फौज को वहां से फौरी तौर पे निकाला जाए। मुतालबा तो ये होना चाहिए था। एक कमजोर मुतालबा है, लेकिन मुतालबा है कि वहां गैर इंसानी नाकाबंदियां और पाबंदियां खत्म करें। डोमिसाइल का जो एक कानून है उसको ख़त्म करें। डोमिसाइल का कानून, जो गैर कश्मीरियों को, जो कश्मीर के बाहर से आने वाले लोग हैं, उनको मुतनाज़ इलाके में
आबाद होने की इजाजत देता है। वंस अगेन 370 की बहाली मांगनी चाहिए थी, 35A की बहाली मांगनी चाहिए थी, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस वापस मांगना चाहिए था, डोमिसाइल के कानून को खत्म करना, यानी ये आप बहुत माइनर में चले गए। बहरहाल ठीक है, कश्मीरियों को मेन मकसद ये है कि जो कश्मीर के बाहर के लोग हैं वो कश्मीर में आके अपनी आबादकारी ना कर सकें, ये तो है। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो कश्मीर के अंदर आकर जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और खुदाइयां कर रहे हैं, वसाइल पे कब्जा कर रहे हैं, वहां अपनी मर्जी की इंडस्ट्री ला रहे हैं और उनको किसी डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। तो 370 और 35A को बहाल होना चाहिए। मेन मुतालबा पाकिस्तान का ये रहना चाहिए। इंसानी हुकूक की पामाली भारत बंद करे, ये तो पूरी दुनिया मुतालबा करती है, जायज़ मुतालबा है। सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, भारत के अंदर जितने मुसलमान और अकलियतें हैं उन सब के साथ इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है। तो भारत को बेनकाब करना चाहिए और भारत को ये काम फौरन बंद करना चाहिए। 5वां मुतालबा, पाकिस्तान के खिलाफ भारत रियासती दहशतगर्दी खत्म करे। पाकिस्तान में भारत दहशतगर्दी करवाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। कुछ मिसालें हाल ही में सामने भी आई। तालिबान के जो मुख्तलिफ धड़े बन गए थे, TTP के, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं, अफगान तालिबान की नहीं, TTP के जो धड़े बन गए थे उनको पिछले दिनों अफगानिस्तान के अंदर इकट्ठा किया गया है। उनके बीच में एक मुआहदा करवाया गया है, एक सरबराह बनाया गया है और उन सबको इकट्ठा करके एक ताकत में बदला गया है। अब उनको एक ताकत बनाने के पीछे मकसद क्या है और ये किसने किया? भारत ने $1 मिलियन खर्च किया, $10 लाख इस एक इवेंट के ऊपर खर्च किया भारत ने, और उसके सबूत पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। पाकिस्तान ने न सिर्फ दुनिया को दिखाए हैं बल्कि भारत को तंबीह की है, भारत को वार्निंग दी है, खबरदार किया है कि वो बाज रहे। लेकिन भारत ने इनको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके पाकिस्तान के अंदर उनको मोटिवेट कर रहा है, ट्रेन कर रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर जाकर कार्रवाइयाँ करें दोबारा से दहशतगर्दी की। तो ये भारत की एक साजिश है, भारत इसको बंद करे, पाकिस्तान के अंदर रियासती दहशतगर्दी की अपनी पॉलिसी जो है उसको ख़त्म करे, उसको तर्क करे। और दूसरा, APS के अंदर जो हमला हुआ था, हमारे 150 के लगभग बच्चे शहीद कर दिए थे, उसमें जो दहशतगर्द इस्तेमाल हुए उनके लिंक रॉ के साथ, भारतीय खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साथ उनके लिंक्स निकले हैं। और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी दर्दनाक चीज़ है। पाकिस्तान की जो हालिया तारीख है उसमें एक सबसे दर्दनाक वाक़या जो है वो यही है कि APS के अंदर छोटे मासूम बच्चों को गोलियों से भून कर मार दिया गया, और दहशतगर्दी का एक बड़ा खौफनाक वाक़या था। दुनिया में इसकी मिसाल ऐसे नहीं मिलती। और इस दहशतगर्दी के पीछे जो दहशतगर्द इस्तेमाल हुए उनके पीछे भारत की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का हाथ साबित हुआ है। ये पाकिस्तान ने कहा पहले भी, और मुईद यूसुफ ने इसको दोहराया भी है। और इसको जो है, इस खबर को TRT वर्ल्ड जो एक इंटरनेशनल इदारा है उसने, और बहुत सारे और इदारों ने भी उठाया, लेकिन तुर्की ने इसको बहुत ज़्यादा जगह दी है कि 144 पाकिस्तानी बच्चे जो शहीद हुए 2014 में 16 दिसंबर को, उनके पीछे भारतीय इंटेलिजेंस मौजूद थी। ये बच्चे 8 साल से 18 साल तक की उम्र के थे, और पाकिस्तान के एक टॉप ऑफिशियल ने ये स्टेटमेंट दिया है ट्यूसडे को। ये TRT वर्ल्ड ने, अल जजीरा ने और बहुत सारे दीगर अखबारात ने इस इशू को उठाया। भारत के अंदर भी इसको छापा गया है। तो भारत ये रियासती दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में करवाता है इसको बंद करे। एक और मुतालबा जो सामने आया वो ये है कि कश्मीरी किसी भी किस्म के मुज़ाकरात के अंदर मेन स्टेक होल्डर होंगे, यानी कश्मीरियों को मेन स्टेक होल्डर होना चाहिए मुज़ाकरात के अंदर। वो बैठे, भारत और पाकिस्तान के नुमाइंदों की मौजूदगी में कश्मीरी भी मौजूद हों और वो मुज़ाकरात का हिस्सा बने, और उनकी मर्जी और मंशा को शामिल किया जाए मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने के लिए, ताकि कश्मीरी अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ खुद बुलंद करें और उनकी मर्जी शामिल हो हर किस्म की डेवलपमेंट के अंदर। तो ये बड़े अहम मुतालबात है, पाकिस्तान के बहुत पुराने मुतालबात हैं। लेकिन पाकिस्तान को कमज़ोरी नहीं दिखानी चाहिए, पाकिस्तान को दिलेरी के साथ बात करनी चाहिए, पाकिस्तान को खुल के सच बोलना चाहिए, पाकिस्तान को भारत को बेनकाब करना चाहिए। क्या मुईद यूसुफ के इस इंटरव्यू ने किया? मुझे इन मुतालबात के अंदर कुछ चीज़ों पे एतराज़ था, मैंने आपको बता दिया कि मुतालबा तो ये होना चाहिए कि कश्मीर के अंदर से भारत फौरन निकल जाए, अपना कब्जा वहाँ पे खाली करे।
کشمیر کے اندر فوری طور پہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق استصواب رائے کروایا جائے، الیکشن کروائے جائیں جس میں کشمیری اپنا حق رائے دہی استعمال کریں اور یہ بتائیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ بین الاقوامی مبصرین کو کشمیر میں جانے کی اجازت دی جائے، پاکستان سمیت دنیا بھر کے جو مبصرین ہیں وہ وہاں پہ جائیں اور جا کر دیکھیں کہ کشمیریوں کے ساتھ بھارت کس طرح سے ظلم و ستم کر رہا ہے۔ یہ وہ مطالبات ہونے چاہیے تھے۔ 370 کو اور 35A کو بحال کیا جائے، یہ وہ مطالبات ہونے چاہیے تھے۔ لیکن ایک اچھے مطالبات کی لسٹ ہے جو پاکستان نے دی ہے، ان کو آپ برا نہیں کہہ سکتے، لیکن میں اس سے ایک سٹیپ آگے سوچ رہا ہوں کہ بھارت جتنا ظلم کرتا ہے اس کے مقابلے میں پاکستان کو اتنی زوردار آواز اٹھانی چاہیے۔ اب یہ جو مطالبہ کیا، یہ جو شرائط پاکستان نے رکھی، یہ اس بنیاد پہ رکھی کہ بھارت خواہش مند ہے مذاکرات کا، لیکن بھارت نے تو خواہش کی ہی نہیں۔ ہمارے سامنے گزشتہ چند مہینوں میں کوئی ایسا سٹیٹمنٹ بھارت کی جانب سے نہیں آیا کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہم پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، یا پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی کلیم نہیں آیا کہ بھارت نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی پہلے سٹیپ میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھارت مذاکرات کے لیے کہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں اور کشمیر کو اور دیگر ایشوز کو اکٹھا کر کے پاکستان کے ساتھ کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ بھارت خواہش کرے پھر پاکستان شرائط رکھے، پھر تو بات بنتی ہے۔ لیکن اب بھارت کی جانب سے ان کے وزارت خارجہ کا سٹیٹمنٹ ہے، انوراگ سریواستو جو ہیں انہوں نے یہ بیان جاری کیا، اور وہ بیان کے اوپر مجھے بڑا پھر اسی لیے مجھے اعتراض ہوا کہ محیط یوسف نے اپنا بیان جلدی دیا۔ پہلے بھارت کو بولنے دیتے، اگر بھارت خواہش کر رہا تھا مذاکرات کی تو ان کو کہتے کہ آپ آفیشیلی خواہش کریں، آپ پہلے اس کو اناؤنس کریں، آپ کہیے کہ آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر انہوں نے آف دی ریکارڈ کہیں سے آپ لوگوں سے رابطہ کیا اور وہ یہ کہہ رہا ہے تو اسے کہیں آن دی ریکارڈ آؤ، تم کہو کہ تم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت نے یہ کہا نہیں، اور اگر کہا تو خفیہ طریقے سے کہا، اور آپ نے اس کو اناؤنس کر کے اپنی شرائط بھی رکھ دی۔ اب انوراگ سریواستو کیا کہہ رہا ہے جو بھارت کا وزارت خارجہ کا ترجمان ہے؟ ہماری طرف سے ایسا کوئی پیغام پاکستان کو نہیں بھیجا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان سے بات چیت کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو پھر ہم کس بات کی شرائط رکھ رہے ہیں؟ ہمیں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم بھی بھارت سے بات نہیں کرتے۔ پھر فیصلہ وہیں پہ ہو جائے گا جہاں پہ ہوتا ہے، جہاں پہ آذربائیجان کا اور آرمینیا کا فیصلہ ہوا ہے، جہاں پہ آپ کے جہاز 2 گر گئے تھے ایک دن میں، تو پھر فیصلے کا میدان وہی ہوگا۔ پھر محیط یوسف کا بیان بھارت کے مطابق زمینی حقائق کے منافی ہے، گمراہ کن ہے اور فرضی ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اب بھارت کی جانب سے مذاکرات کی اگر خواہش کا اظہار کیا گیا تو پبلکلی انہوں نے نہیں کیا، آفیشلی نہیں کیا، بلکہ جب ہم نے یہ کہا کہ انہوں نے خواہش کی ہے اور شرائط رکھی تو انہوں نے کہا ہم تو چاہتے ہی نہیں مذاکرات ہوں، ہم تو مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم نے کسی ایسی خواہش کا اظہار ہی نہیں کیا، اور یہ گمراہ کن ہے، زمینی حقائق منافی ہے، اور آپ نے خود ہی فرض کر لیا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری ایسی کوئی دلچسپی یا خواہش نہیں ہے۔ بھارت نے کہہ دیا ہے تو پاکستان کو صاف کہنا چاہیے کہ ہم بھی مذاکرات نہیں کرتے آپ کے ساتھ، نہ بھارت کو ٹریڈ کرنے دیں گے، نہ بھارت کے ساتھ مذاکرات کریں گے، بلکہ جہاں ہوگا بھارت کی مخالفت کریں گے، اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے ہر وہ رستہ استعمال کریں گے جو کشمیری بھائیوں کے لیے ہمیں استعمال کرنا چاہیے، جو ہمارا حق بنتا ہے۔ دوسری جانب بھارت میں نریندر مودی جو ہے وہ بہت شدید تنقید کا سامنا کر رہا ہے۔ راہل گاندھی جو اپوزیشن ہے وہاں پہ، انہوں نے بی جے پی پہ تنقید کرتے ہوئے یہ کہا نریندر مودی پہ کہ پاکستان اور افغانستان آپ سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں، اور انہی سے سیکھ کے آپ کرونا وائرس سے لڑنا سیکھ لیں۔ یعنی بی جے پی کی حکومت کی ایک اور بہت بڑی کامیابی، انہوں نے ٹویٹ میں لکھا، یہاں تک کہ پاکستان اور بھارت نے بھی کرونا وائرس کو بہتر انداز میں ڈیل کیا ہے، بہتر انداز میں اس مسئلے کو ٹیکل کیا ہے۔ تو نریندر مودی کی بوکھلاہٹ نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کو کشمیر کے معاملے کے اوپر اب بڑی میچورٹی کا ثبوت دینا ہوگا۔ بھارت اکیلا ہوتا چلا جا رہا ہے، نیپال اس کے ساتھ نہیں ہے، افغانستان اس کے ساتھ اب ویسے نہیں ہے، ایران اس کے ساتھ ویسے نہیں ہے، بنگلہ دیش، برما، چین، ہر طرف سے اس کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اب ہمیں تھوڑا سا عقل سے کام لینا پڑے گا۔ بھارت کے اوپر دباؤ ڈالیں گے تو بھارت زمین پہ اترے گا، آپ جتنا بھارت کے نیچے لگیں گے وہ اتنا اوپر چڑھتا چلا جائے گا۔ تو محیط یوسف کا انٹرویو اچھا تھا، شرائط اچھی تھی،
لیکن ایک کمزوری ہم نے شو کی ہے، وہ ہمیں شو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کمزوری بھارت کو شو کرنی چاہیے، کیونکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں وہ کر رہا ہے، قبضہ اس نے کیا ہوا ہے، ظلم وہ کر رہا ہے، اور ہماری زمینوں کے اوپر وہ قابض ہے۔ اس لیے بھارت کو گلٹی ہونا چاہیے، بھارت کو بیک فٹ پہ ہونا چاہیے، اور ہمیں فرنٹ فٹ پہ رہنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کا۔ اللہ حافظ۔